गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फाइनल रिव्यू में। आज है 24 मई। तो आज के करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। आज का सुविचार है, विश्वास और शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। तो आज के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम जानेंगे। आज है 24 मई। 24 मई का दिवस 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है वन रेजिलेंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग अवर कॉमन वेल्थ। इसका मतलब है सभी देशों को मिलकर एक ऐसे भविष्य की संरचना करनी चाहिए जिससे वो किसी भी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं और अपने प्राकृतिक संसाधनों से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो हम रिवीजन करेंगे प्रीवियस जो भी दिवस थे उनके बारे में। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, एंड 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, एंड 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस, एंड जिसकी थीम थी 2026 की केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस की एक्सचेंजिंग टैक्स कॉम्प्लियंस एंड सर्विसेज। 24 मार्च को बनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस, जिसे ट्यूबरकुलोसिस भी बोला जाता है, और 24 अप्रैल को बनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 की। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में लुप्त प्राय हिमालयन मस्क डियर यानी कि कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए राज्य का पहला अत्याधुनिक कस्तूरी मृग संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है आंसर नंबर सी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड वन विभाग ने मई 2026 में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के उच्च हिमालयी क्षेत्र में कस्तूरी मृगों के कृत्रिम प्रजनन और उनके संरक्षण के लिए एक विशेष केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य अवैध शिकार के कारण घटती आबादी को बचाना है। कस्तूरी मृग एवं संरक्षण। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोकास्टर, जो कि उत्तराखंड का राज्य पशु है। प्राकृतिक आवास ये रहते हैं 2500 से 5000 मीटर ऊंचाई में रहते हैं, जैसे केदारनाथ और फूलों की घाटी में। विशेषता क्या है? कस्तूरी मृग केवल नर मृग में मिलता है। कस्तूरी ओनली किसमें मिलता है? नर मृग में मिलता है। संरक्षण केदारनाथ 1972 में, महरूड़ी 1977 में, एंड काचुला खरग और अस्कोट में इसका सर्वाधिक संरक्षण पर जोर दिया गया है। वर्तमान अपडेट आयुसीएन की रेड लिस्ट में इसे डाला गया है, जो जिसका मतलब है ये क्या है? एंडेंजर्ड श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना 2026 के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे मेधावी छात्रों को प्रति माह कितनी छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है? जिसका आंसर है आंसर नंबर सी, 5000 रुपये प्रति माह। राज्य के सरकारी कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में पढ़ रहे स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 10% मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता देने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र छात्रों को 5000 प्रति माह की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। उत्तराखंड की मुख्य शिक्षा एवं छात्रवृत्ति योजनाएं। मेधावी छात्र प्रोत्साहन प्रतिभा पलायन को रोकने और उच्च शिक्षा प्रेरित करने हेतु ये बनाई गई है। गौरा देवी कन्याधन योजना बीपीएल बालिकाओं को इंटर पास करने के तहत जो भी उनकी पढ़ाई में सहायता देने के लिए ये योजना बनाई गई है। लक्ष्मी योजना प्रसव बाद माता शिशु के लिए किट वितरण किया जाता है। इसमें आरोही परियोजना स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरोही परियोजना लाई गई है। डीबीटी का प्रयोग पारदर्शिता हेतु सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में धनराशि को भेजा जाता है योजनाओं के तहत। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक मॉन्यूमेंटम ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस घोषित करने के लिए भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपिलेश्वर मंदिर समूह पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले में स्थित कत्यूरी राजवंश कालीन कपिलेश्वर मंदिर समूह को उसकी अद्वितीय वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के कारण एएसआई द्वारा राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह कदम राज्य में पुरातत्व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। कपिलेश्वर मंदिर समूह और कत्यूरी वास्तुकला। अवस्थिति पिथौरागढ़ जिले के सौर घाटी में स्थित है। ये निर्माण काल कत्यूरी राजवंश के द्वारा किया गया था 8वीं और 11वीं शताब्दी में। शैली, इसकी जो वास्तुकला शैली है वो फाशना नागर शैली है। मुख्य रूप से भगवान शिव को इसमें समर्पित, मतलब भगवान शिव की इसमें पूजा की जाती है। एएसआई भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना 1861 में स्थापित किया गया था, एंड AMASR एक्ट 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षण के लिए बनाया गया था। प्रश्न नंबर 4 है, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं स्वरोजगार
मिशन का नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? इसका आंसर है पलायन निवारण आयोग, पौड़ी। उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग, जिसका मुख्यालय पौड़ी में है, को इस नए मिशन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत गाँव में लौटने वाले युवाओं को स्थानीय स्तर पर कृषि, होम स्टे और डेयरी उद्योग स्थापित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग क्या है और रिवर्स माइग्रेशन किसे बोलते हैं? इसका जो गठन है वो 2017 में पलायन को रोकने हेतु गठित किया गया था, जिसका 2022 में नाम क्या कर दिया गया है? पलायन निवारण आयोग कर दिया गया है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। इसके अध्यक्ष हैं, पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर AS नेगी हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? सीमांत गांव जैसे कि माड़ा नीति में विकास और पर्यटन को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में क्या किया जाता है? होम स्टे, कृषि और MSME सेक्टर में लोन पर सब्सिडी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आलोक शर्मा। सही आंसर। वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं नीति विशेषज्ञ आलोक शर्मा को मई 2026 में फिक्की का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह भारत के व्यापारिक और औद्योगिक नीति निर्माण और सरकार और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय का कार्य करेंगे। फिक्की और भारत में व्यापारिक संगठन, पूर्ण रूप से इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2027 में स्थापित किया गया था। इसके संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। कार्य, जो भारत का सबसे पुराना शीर्ष व्यापारिक संगठन है जो कि नीति निर्माण में मदद करता है। ये इसका लोगो है। गैर सरकारी और गैर लाभकारी उद्योग संगठन है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। वर्ष 2026 में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस भारतीय कार्यकर्ता को दिया गया है? इसका आंसर है पूर्णिमा देवी बर्मन को। असम की प्रसिद्ध वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को हरगिला सारस के संरक्षण के लिए उनके द्वारा चलाए गए हरगिला आर्मी द्वारा आंदोलन के लिए 2026 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पर्यावरण पुरस्कार एवं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 1989 में स्थापित किया गया था, जिसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है, जिसकी विजेता कौन है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, जो कि असम की वन्य जीव विज्ञानी है। संरक्षणकारी ग्रेटर एजुटेटेड स्ट्रॉस को बचाने के लिए महिलाओं द्वारा हरगिल आर्मी बनाई गई थी। अन्य सम्मान, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ भी इन्हें मिला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में मई 2026 में किसने कार्यभार संभाला है? इसका आंसर है नवाब सलाम ने। लेबनान के न्यायाधीश नवाब सलाम को द हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष चुना गया है। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। युगांडा की न्यायाधीश जूलिया सेबुटेंडे को उसका उपाध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? पीस पैलेस द हैग, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। यह न्यूयॉर्क के बाहर स्थित एकमात्र UN अंग है। संरचना, इसमें केवल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल लगभग 9 वर्ष का होता है। भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी ICJ के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका सही आंसर है जापान, जो कि आइची नागोया में किया जाएगा। 20वें एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2026 के उत्तरार्ध में जापान के नागोया प्रांत में होना तय है। जापान में इससे पहले 1958 में और टोक्यो में और 1994 में हिरोशिमा में एशियाई खेलों की मेजबानी कर चुका है। एशियाई खेल शुरुआत, प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में भारत में आयोजित किया गया था। इसका आयोजक कौन है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ द एशिया द्वारा हर 4 साल में आयोजन किया जाता है। आदर्श वाक्य एवर ऑनवर्ड, सदैव आगे, ये किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 19वां संस्करण 2022 हांगझाऊ चीन। भारत ने पहली बार 100 से अधिक टोटल 107 पदक जीते थे। 20वां संस्करण 2026 जापान के आइची नागोया प्रांत में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मई 2026 में संपन्न हुई प्रतिष्ठित
थॉमस एंड उबर कप बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं का उबर कप खिताब किसने जीता था? इसका सही आंसर है चीन ने। चीन की महिला बैडमिंटन टीम उबर कप 2026 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर इस खिताब पर कब्जा किया है। चीन के पुरुष वर्ग थॉमस के कप के साथ साथ महिला वर्ग में भी अपनी बादशाह कामयाब रखी थी। थॉमस कप और उबर कप जो कि बैडमिंटन के लिए दिया जाता है, थॉमस कप पुरुषों की विश्व टीम के लिए होता है। एंड भारत की उपलब्धि 2022 में 14 बार चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता था। उबर कप यह महिलाओं की विश्व टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है। इसका आयोजक कौन करता है? इसका आयोजन विश्व बैडमिंटन महासंघ करता है। चीन दोनों कपों में सबसे ज़्यादा सफल रहा है, सबसे सफल देश है। प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविच। सर्बिया के महान टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को उनके शानदार रिकॉर्ड और टेनिस जगत में निरंतर प्रदर्शन के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 चुना गया है। उनका यह 5वां लॉरियस पुरस्कार है। लॉरियस वर्ल्ड कप अवार्ड प्रतिष्ठा इन पुरस्कारों को खेल जगत का ऑस्कर भी माना जाता है। शुरुआत इसकी 1999 में स्थापना हुई थी। पहले विजेता गोल्फर टाइगर वुड्स थे। नोवाक जोकोविच पुरुष एकल सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम 24 रिकॉर्ड जीतने का इनका रिकॉर्ड रहा है। सर्वाधिक बार विजेता कौन रहे हैं? रोजर फेडरर ने यह पुरस्कार सर्वाधिक बार जीता है। प्रश्न नंबर 11 है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने सौर मंडल के किस ग्रह के चंद्रमा पर जीवन की खोज के लिए 2026 में यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान के अंतिम मार्ग की पुष्टि की है? इसका सही आंसर है बृहस्पति। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा की बर्फ की मोटी चादर के नीचे एक विशाल महासागर मौजूद है, वहाँ जो कि जीवन की अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। यूरोपा क्लिपर मिशन और अंतरिक्ष अन्वेषण क्या है? मिशन का लक्ष्य है बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करना। यूरोपा की खासियत क्या है? यह बर्फीले सतह के नीचे एक खारे पानी का महासागर होने की पुख्ता अनुमान किया गया है। महत्व क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज के लिए सबसे आशाजनक स्थान। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रह क्या हैं? गैनीमीड एंड आयो। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने हाल ही में अपनी पूरी क्षमता का परिचालन शुरू किया है। यह काकरापार परमाणु परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के सूरत जिले में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तीसरी इकाई पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। ठीक है, इसने मई 2026 में ग्रिड को अपनी 700 मेगावाट क्षमता की आपूर्ति करना शुरू कर दिया है। ये यानी कि 700 मेगावाट की ऊर्जा देता है, 700 मेगावाट की ऊर्जा संरक्षित करता है। ठीक है, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम स्वदेशी रिएक्टर काकरपार भारत का पहला 700 मेगावाट स्वदेशी रिएक्टर है। ईंधन और शीतलक प्राकृतिक यूरेनियम का ईंधन के रूप में और भारी जल का शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है। पहला संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अन्य प्रमुख संयंत्र रावतभाटा राजस्थान, कुडनकुलम तमिलनाडु और नरोदा यूपी एंड कैगा कर्नाटका में स्थित है। हाल ही में अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा परम अनंता क्या है? जिसका सही आंसर है आईआईटी गांधीनगर का सुपर कंप्यूटर। परम अनंता राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत आईआईटी गांधीनगर में स्थापित एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है। इसका उपयोग उन्नत एआई, डेटा साइंस एंड जलवायु मॉडलिंग अनुसंधान में किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम देश 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटरों का एक ग्रिड बनाना। परम श्रृंखला भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। हालिया कंप्यूटर परम अनंत, परम प्रवेग और परम गंगा आईआईटी रुड़की ने दिया था। वर्तमान टॉप में कौन है? भारत का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर ऐरावत है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने देश के किस पड़ोसी राज्य के साथ डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 2026 में यूपीआई लिंकेज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच सीमा पर लेन देन को आसान बनाने के लिए यूपीआई और भारत के यूपीआई और बांग्लादेश के नेशनल पेमेंट सिस्टम के बीच लिंकेज को मंजूरी दी है।
यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यानी कि यूपीआई और वैश्विक विस्तार। यूपीआई क्या है? यह एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसे 2026 में एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया था। बांग्लादेश समझौता यह सीमा पर व्यापार और प्रेषण को गति देगा। वैश्विक पहुंच, भारत ने सिंगापुर, फ्रांस, यूएई, श्रीलंका, भूटान के साथ सफलतापूर्वक ये समझौते किए हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा मई 2026 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2025-26 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। नीति आयोग के नवविचार सूचकांक में कर्नाटक ने अपने मजबूत आईटी इकोसिस्टम, अनुसंधान संस्थानों और स्टार्टअप के अनुकूल नीतियों के कारण लगातार अपनी पहली रैंकिंग बरकरार रखी है। इसी सूची में तेलंगाना दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। नीति आयोग और भारत नवाचार सूचकांक। सूचकांक का आधार विपो के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर तैयार किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? राज्य के बीच नवाचार को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को विकसित करना। नीति आयोग 2015 में स्थापित थिंक टैंक। इसके पदेन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। शीर्ष राज्य कर्नाटक हमेशा शीर्ष पर रहता है। इसका कारण क्या है? बेंगलुरु सिलिकॉन वैली है एंड वीसी फंडिंग, उच्च पेटेंट पंजीकरण दर और बेहतरीन आईटी सोच संस्थान यहाँ मौजूद हैं। कल के हम क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करेंगे, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दिया था। 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? जिसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 1919 में दिल्ली में हुए खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान शामिल है? तो इसका आप सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।